तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। यानी इस क्वेश्चन में आपको एक मॉलिक्यूल दिया रहेगा जिसका आपको हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा कितने बॉन्ड है और पाई कितने बॉन्ड है आपको बताना है। तो चलिए पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि CH4, इसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर को जरा खोल के देखते हैं, ये स्ट्रक्चर कैसा है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। अब यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं? देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 4, यानी सिग्मा बॉन्ड हमको मिल गए 4। अब बताइए पाई बॉन्ड क्या आपको एक भी दिख रहा है? पाई बॉन्ड किसे बोलते हैं? जहां पे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे डबल भी नहीं है, ट्रिपल भी नहीं है, तो पाई बॉन्ड क्या हो गया? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, हाइब्रिडाइजेशन। तो वेस्पर थ्योरी के हिसाब से हमें हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बताना है। तो वहां पे कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते थे? sp, sp2, sp3 और होता था sp3d एंड द लास्ट sp3d2। तो यहाँ पे पहला ट्रिक, हाइड्रोकार्बन में अगर आपको किसी भी कार्बन का बताना है हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए उसमें नंबर ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड। क्या कैलकुलेट करना है? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 यानी अगर मैं S को 1 दूं और P को 3 दूं तो यहाँ पे काउंट कितना आ जाता है? 4। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होता तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती? sp2। 2 सिग्मा होता तो होती क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp। अब आपके सामने है ये मॉलिक्यूल जो कि है CH2 डबल बॉन्ड O। इस मॉलिक्यूल में भी पहले एग्जांपल की तरह हमें नंबर ऑफ सिग्मा, पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। इस मॉलिक्यूल को मैंने थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। अब जहां पे मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो सबसे पहला बॉन्ड होता है सिग्मा। सिग्मा जैसे कि बिल्डिंग की नींव होती है, वैसे मल्टीपल बॉन्ड की नींव होती है सिग्मा। उसके ऊपर क्या मिलेगा मुझे? पाई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए? 1। अब पहले वाले एग्जांपल की तरह याद कीजिए, सिग्मा बॉन्ड अगर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? पहला नंबर 3 में से S को दीजिए और बाकी 2 किसको दीजिए? P को। तो बन क्या गया? sp2। यानी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। ऐसे और भी एग्जांपल है, जैसे कि HC ट्रिपल बॉन्ड N। इसको थोड़ा ओपन अप कीजिए। एक हाइड्रोजन इस तरफ, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। एक तो दिख रहा है। अब मल्टीपल बॉन्ड में पहला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा, और बाकी 2 बॉन्ड क्या हो गए? पाई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए 2 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे हो गया 2। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन पहला नंबर S को दीजिए और बचे हुए नंबर से P काउंट कीजिए, तो P बचा 1। यानी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp। ऐसे एक और एग्जांपल, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका भी स्ट्रक्चर जरा ओपन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ओपन हो चुका है। अब हमको देखना है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए मल्टीपल बॉन्ड में बार बार हर एग्जांपल में कह रही हूं, पहला बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड क्या हो जाएगा? पाई। तो काउंट कर लीजिए कितना सिग्मा बॉन्ड है? 3, 6, 7, 8 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है। और कितने पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है 1। अब यहाँ पे मुझे हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना है। तो मैं इस कार्बन नंबर 1 का एक हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्बन नंबर 2 का होगा और कार्बन नंबर 3 का होगा। कार्बन नंबर 1 पे फाइंड आउट कीजिए कितने सिग्मा बॉन्ड है। लुक एट वेरी केयरफुली एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑन कार्बन नंबर 1। 1, 2, 3। यानी कार्बन नंबर 1 पे है 3 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन नंबर 2 पे कितना सिग्मा बॉन्ड है? फिर से उसको देखिए ध्यान से, 1, 2, 3। तो इसमें भी हो गए हमारे 3। अब कार्बन नंबर 3 पे ध्यान से देखिए, इस पे कितना है सिग्मा बॉन्ड? इस पे आपके 1, 2, 3, 4, यानी टोटल है 4।
अगर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, पहला नंबर S को देना है, दे दिया, बाकी 2 किसके लिए हो गया, P के लिए, sp2, इसका भी क्या हो जाएगा sp2 और इसका हो जाएगा sp3। इस तरीके से हमने सीख लिया कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं आपके सामने अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिव जस्टिफिकेशन कैटेगरीज टू द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस एज अ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले समझ लेते हैं न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। इसको लिखने का शॉर्ट फॉर्म होता है न्यूक्लियोफाइल का Nu-। न्यूक्लियोफाइल जो कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड हो, यानी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट, तो वो खुद क्या होगा, कोई भी नेगेटिव स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल को हम शॉर्ट में लिखते हैं E+। इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्टेड हो तो खुद कैसा होगा, पॉजिटिव। अब आपके पास ये जो एग्जांपल्स है एक एक करके देखिए। सबसे पहले है HS नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव साइन वाले इनको जरा छांट लेते हैं। HS नेगेटिव हो गया, C2H5O नेगेटिव हो गया, और हो गया हमारे पास Cl नेगेटिव हो गया, और हो गया H2N नेगेटिव। कोई छूट तो नहीं रहा है, नेगेटिव 2 3 और ये है 4। अब देखिए सब में क्या है, आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये सारे किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज की तरफ। तो ये सारे मेरे क्या हो गए, न्यूक्लियोफाइल। ये चलिए इसको मैंने एक क्लाउड के अंदर रख दिया। अब बचे हुए क्या क्या रह गए मेरे, BF3 और रह गया मेरा N के साथ 3CH3, इधर एक और ये एक, और कुछ बच गया क्या देख लेते हैं, एक दूसरा, अच्छा एक ये भी बच रहा है CH3, और ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O। अच्छा इस पे हमारा एक प्लस चार्ज है। ओके फाइन, इसको भी जरा समझते हैं। अब इस एग्जांपल्स को देखिए, इसमें BF3 पे ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा। बोरोन ने ध्यान से देखिए कितने बॉन्ड बनाए हैं, फ्लोरीन के साथ 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 6 है। ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी कि इसको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव की तरफ भागेगा, तो खुद क्या है, पॉजिटिव स्पीसीज, तो बन गया ये भी इलेक्ट्रोफाइल। अब इस पे देखिए तो प्लस चार्ज दिख ही रहा है, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। बस ये वाले एग्जांपल देखिए, इसमें देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और इसने 3 बॉन्ड बनाया, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये न्यूक्लियस की तरफ, पॉजिटिव स्पीसीज की तरफ अट्रैक्टेड होगा। यानी ये वाला मेरा किसमें आ जाएगा, इस क्लाउड के अंदर एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हो गए, फिर से एक बार मार्क कर देती हूँ, BF3, ये वाला, बस ये 2 ही हमारे इलेक्ट्रोफाइल है, और बाकी सारे क्या हो गए हमारे न्यूक्लियोफाइल। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, why electrons are easily available to attacking reagents in pi bond। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने एक पाई बॉन्ड बनाया है। पाई बॉन्ड आपने पढ़ा होगा कि ये एक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड क्या होते हैं, क्लाउड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और सिग्मा बॉन्ड के नीचे। और दूसरी बात होती है कि पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये एक इजीली अटैकिंग पोजीशन होते हैं किसी भी अटैकिंग रिएजेंट के लिए, क्योंकि ये इजीली टूट सकते हैं। इसको मैं लाइन बाय लाइन लिख दे रही हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको क्या लिखना चाहिए। तो क्या लिखा है मैंने, देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड, जैसे ये दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड इज लोकेटेड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बॉन्डिंग एटम। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल टू द अटैकिंग रिएजेंट्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किसे बोलते हैं? तो चलिए पहले मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दिया, एक बार आपको मैं समझा देती हूँ। अ ग्रुप और सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑब्वियसली होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए होता है, ईच कंटेनिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप फॉर्म्स अ होमोलोगस सीरीज। यानी एक सीरीज है, जैसे आपने मैथ्स में एपी सीरीज किया, एक सीरीज होता है जिसमें हर एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट के बीच में एक फिक्स्ड गैप होता है। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस होगा और उस पूरे सीरीज का एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे हम एल्केन की बात करें, यानी कि सब में सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। अब मेरे पास मान लीजिए 6 कार्बन है, 6 कार्बन का मुझे एल्केन का फॉर्मूला बताना है, तो यह फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H14। वैसे ही हो गया हमारा दूसरा एल्कीन, यानी डबल बॉन्ड वाला, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले, इनके ये जनरल फॉर्मूला है। तो अब एक एग्जांपल देख लीजिए, अल्कोहल का क्या होगा? अल्कोहल का अगर मुझे एक होमोलोगस फॉर्मूला चाहिए तो वो कैसा हो सकता है? ये होगा CnH2n+1 और OH। अब इस N की जगह आप नंबर ऑफ कार्बन रखिए और आपको एक के बाद एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट इस पूरे सीरीज में आपको क्या मिल जाएगा? अल्कोहल के अलग अलग मेंबर्स मिल जाएंगे। अब आते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू। देखिए ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं एक बार लिख लेती हूं। अब मैंने आंसर लिख दिया है, अब इसको मैं आपको समझा देती हूँ। इस कंपाउंड को मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाया है और दूसरे कंपाउंड को मैंने इस तरीके से दिखाया। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों में से स्टेबल कौन होगा? अब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। अब इस माइनस चार्ज को, क्या आपको नहीं लगता ये जो अल्काइल ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से यहाँ पे इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। और कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। अब अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो क्या ये स्टेबल रहेगा? जवाब है नहीं। तो आप में से कोई पूछ सकता है कि मैम ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो होल्ड कर ही सकता है, बट इसकी एक लिमिट भी होती है। एक इलेक्ट्रॉन हम रख रहे हैं और इधर से और दो बंदे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। वही आप दूसरे एग्जांपल पे देखिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो है, पर इस नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इस नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, देखिए इस तरफ से ये पुल कर रहा है NO2 ग्रुप, N2O ग्रुप, सॉरी N2O ग्रुप। इसे हम क्या बोलेंगे? माइनस आई इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पे हो रही थी वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। तो आप लिखोगे कैसे एग्जाम में? N2O ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचे group, so it can stabilize the negative charge through negative induction या फिर minus I effect on oxygen atom। ये हो जाएगा एकदम 100% सही आंसर। अब है आपके सामने अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई अल्काइल ग्रुप एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। अल्काइल ग्रुप किसी में भी अटैच होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है, क्यों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कंसेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या एक ऐसा कंसेप्ट है, जैसे रिजोनेंस आपने पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, जैसे कि कॉन्जुगेशंस होते हैं। रिजोनेंस में क्या कहा जाता है कि अगर कहीं पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसे अल्टरनेटिवली, तो वहां पे रिजोनेंस होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव करते रहेंगे। यानी रिजोनेंस में कौन मूव करता है? पाई बॉन्ड। हाइपर कंजुगेशन वो कंसेप्ट है जिसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो यहां देखिए जो C+ है इसका, यानी एक ऑर्बिटल p का खाली पड़ा है, तो बगल वाला जो C है उस पे जितने भी सिग्मा बॉन्ड वाले हाइड्रोजन हैं वो क्या करेंगे? अपना एक इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इसे कहते हैं हम हाइपर कंजुगेशन की टेक्निक।
इससे स्टेबिलिटी आती है। इसको हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट को ही एक्सप्लेन करता है हाइपर कंजुगेशन। तो इसका आंसर देख लीजिए, क्या आपको लिखना है, ये रहा। तो आपको क्या लिखना है, व्हेन एन अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ पाई बॉन्ड इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। इस तरीके से ये पूरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई बॉन्ड की है उसको इंक्रीज करता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, दूसरे कार्बन के खाली पड़े p ऑर्बिटल में। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपको डिस्टिंग्विश के फॉर्म में पूछ सकता है या फिर एक्सप्लेन। तो आप डिस्टिंग्विश समझ जाएंगे तो एक्सप्लेन भी कर लेंगे। तो ये रहा आपका टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि सिंगल बॉन्ड में। रिजोनेंस क्या होता है, रिजोनेटिंग इफेक्ट हमें कहां देखने को मिलता है, अनसैचुरेटेड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड में, जहां पे कंजुगेशन प्रेजेंट हो। अब कंजुगेशन क्या क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एक ये हो सकता है लोन पेयर, एक फ्री रेडिकल हो सकता है, इसकी जगह एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, इसकी जगह एक माइनस साइन हो सकता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन होगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट इन अ बॉन्ड इस कहलाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। In the inductive effect, a slight displacement of sigma electron. अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा का डिस्प्लेस हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, उस पे बेस पे हम बताते हैं कि वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। और अगर पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है रिजोनेटिंग इफेक्ट के जरिए, तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम कहते हैं उसके हिसाब से कि वो प्लस आर इफेक्ट है कि माइनस आर इफेक्ट है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम 3 से 4 कार्बन तक ही पॉसिबल है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 5। अब इसके साथ मैंने लगा दिया क्लोरीन। अब क्लोरीन का नेचर क्या है कि वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींचेगा, तो आ गया डेल्टा नेगेटिव। अब इस पे नेगेटिव तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये अपने भाई से बोलेगा, भाई थोड़ी मदद कर दे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दे। तो ये अपने से थोड़ा थोड़ा सा चार्ज शिफ्ट करेगा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो बगल वाले से फिर और मदद मांगेगा। पर ये जो मदद मांगने का सिलसिला है मैक्सिमम 3 या फिर 4 तक ही जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। अब रिजोनेटिंग इफेक्ट पे देखिए क्या बोल रहा है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो जहां तक देखिए ये 3 कार्बन है, इसके बाद भी अगर ऐसा ही कंजुगेशन या फिर इनमें से कोई कंजुगेशन दिख रहा है, तो वो पूरे लेंथ में वो मूवमेंट हमें पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। अब आते हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जितना स्टार लगा सकते हैं लगा ले। या तो 2 नंबर में आ सकता है या फिर 1 नंबर पे आ सकता है, पर आएगा जरूर। डिफाइन हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हक्कल रूल के कंडीशंस क्या होते हैं। हक्कल रूल तभी लगेगा जब हमारा कंपाउंड क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, एटम्स जुड़ के एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए, पहला शर्त। दूसरा, हमें वहां पे क्या दिखना चाहिए, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब पाई बॉन्ड की मूवमेंट। अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि कॉन्जुगेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें से कोई ना कोई हमें एक दिखना चाहिए। और तीसरा पॉइंट को ही हम एक्चुअली कहते हैं हक्कल रूल। ये तीनों पॉइंट मिलके डिसाइड करते हैं कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं। तो लास्ट वाले पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, हक्कल रूल। तो हक्कल साहब ने क्या कहा था, अगर किसी
मॉलिक्यूल को हम रिंग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, उसमें कंजुगेशन मिल रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए कि हम उसे एट द एंड ऑफ द डे डिक्लेयर कर दे कि भैया तो एरोमेटिक ही है। तो n का वैल्यू 0 से लेकर नेचुरल नंबर आपका इंफिनिटी तक जा सकता है, पर स्टार्ट 0 से होगा। तो जितने भी आपको वैल्यू मिलेगी उतना पाई इलेक्ट्रॉन अगर उस मॉलिक्यूल में दिख रहा है तो हम बोलेंगे वो एरोमेटिक है। तो चलिए फटाफट एक एग्जांपल देख लेते हैं, पिक्चर ज्यादा क्लियर होगा। ये क्या है? बेंजीन। अब बेंजीन में हम अगर देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चलिए मार्क कर देती हूं एक बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने n का वैल्यू शुरू में मान लो 0 पुट किया, n का वैल्यू शुरू में 0 पुट किया, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई। फॉर्मूला के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई। पर हमारे पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने n की जगह 1 पुट किया, n की जगह 1 पुट किया, तो 1 पुट करने पे कितना आ रहा है? 6। हमने काउंट कितना किया? 6। सही है, मैच किया ना। अब अगली क्वेश्चन में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए n का वैल्यू 2 डाल के देखते हैं। n का वैल्यू अगर 2 डालते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 डाले तो 4 2 8 प्लस 2 10, तो 10 पाई भी आ गया। यानी ये भी क्या हो गया? हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। बाकी दो को भी क्या फॉलो कर रहा है? पहला तो साइक्लिक दोनों है, फॉलो किया। दूसरा बोल रहे कॉन्जुगेटेड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिवली हमको दिख रहा है। अब तीसरा भी फिर आप समझ ही गए। सबसे पहले ये रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें कंजुगेशन दिख रहा है, फिर काउंट कीजिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी n की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें तो हमें क्या मिल रहा है? 14, ठीक है। अब देखिए इनके बीच के वैल्यूज, 0 पुट किया तो 2 पाई, 1 पुट किया तो 6 पाई, 2 पुट किया तो 10 पाई। अगर किसी में 5 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, तो फिर उसे हम बोलेंगे कि वहां पे हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, चाहे वो साइक्लिक हो कॉन्जुगेटेड हो, हम उसे एरोमेटिक नहीं बोल सकते हैं। तो ये है आपका होमवर्क। आपके सामने है टोलुइन, फिनॉल, एनिलीन एंड एसिटोफिनॉल। मुझे कमेंट करके बताइए इनके क्या क्या होंगे, कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा, हक्कल रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो मुझे जरूर से कमेंट करके इसको बताइएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट द टर्म इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। याद कीजिए हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में इंडक्टिव इफेक्ट के साथ रेजोनेंस का आपको समझाया था। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के साथ। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। ये परमानेंट होता है, एक बार उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चिपक जाता है, तो वो इफेक्ट परमानेंट होता है। क्लोरीन तो हमेशा खींच के ही रखेगा ना, वो एग्जांपल देखिए, ऐसे क्लोरीन लगा दिया तो ये तो पूरे टाइम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के ही रखेगा, सो इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट इन अ सेंस कि सामने वाला क्या है उसके हिसाब से हम अपने नेचर को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक डबल बॉन्ड है, इधर एक H लगा दिया और एक H लगा दिया और इधर CH2 लगा दिया। तो ये पाई बॉन्ड वाले मैंने शुरू में ही समझाया था कि ये लूजली बॉन्डेड होते हैं, और अटैकिंग रिएजेंट जैसे कि मैंने कोई डाल दिया इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को देख के क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा किसी एक कार्बन पे, मान लीजिए इस पे शिफ्ट हो गया तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो ये टेम्पररी इफेक्ट है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल यहां से हट जाए तो ये वापस से एज इट इज हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी इफेक्ट। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, इसमें सिग्मा की होती है। अभी देख रहे हैं इसमें पाई है, इसमें सिग्मा है, इट इज क्लियर। कोई एक्सटर्नल रिएजेंट, अभी आपको मैंने लिख के दिखाया कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लिया तो इसमें क्या दिखेगा? हमें हलचल दिखेगी, पर इसके एक्सटर्नल इफेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर,
अभी अभी लिख के भी दिखाया था कि एक में अगर शिफ्ट हो गया तो एक में प्लस और एक में माइनस हो गया, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। इसमें क्या है, पार्शियल सेपरेशन है ना, थोड़ा सा इस पे क्या आ गया नेगेटिव, थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव, इसलिए मैंने डेल्टा लगाया, इस पे और थोड़ा सा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस प्लस। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है कि ये इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये बॉन्ड पूरी तरीके से तोड़ देता है और डेंसिटी जो क्रिएट होती है दोनों कार्बन में वो बड़ी तगड़ी होती है, बड़े तगड़ा पोल क्रिएट कर देता है। यहाँ पे देख रहे हो बहुत डेल्टा, बहुत कम पॉजिटिव चार्ज, तो ये इफेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Which electron displacement effect explain the following correct order of acidity of carboxylic acid? ये टाइप के क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट स्कूल के एग्जाम में भी आ सकते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप से ऑर्डर ही पूछा जाता है क्योंकि वहां पे तो एमसीक्यू होना होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड अच्छा कौन होता है, चलिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती हूँ, C डबल बॉन्ड OH। एसिड अच्छा वही जो फटाफट H प्लस दे दे और जो वो बन रहा है H प्लस देने के बाद वो शांति से उसी फॉर्म में टिका रहे, तो हम बोलेंगे उसको अच्छा एसिड। ठीक है, अब पहले वाले एग्जांपल में देखिए, इसमें इस C के साथ ये जो CH3 है इसमें तीन तीन लगे हुए हैं क्लोरीन, यानी 3 हाइड्रोजन हटाइए और इनमें चिपकाइए 3 क्लोरीन। यहाँ पे C बना देती हूं, हाँ, और बाकी लगा देते हैं क्लोरीन। अब ये क्लोरीन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में 2 Cl है, तीसरे एग्जाम्पल में एक ही Cl है। तो ये जो ऑर्डर है क्या आपका सही दिख रहा है? उसी तरीके से नीचे वाले एग्जाम्पल को देखिए, C डबल बॉन्ड O H प्लस, इसमें क्या लगा हुआ है, एक CH2 और ये है CH3। ये क्या करते हैं, पॉजिटिव आई इफेक्ट, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। अब सोचिए कौन सा बेहतर होगा, कौन सा ग्रुप हमारे एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे और कौन सा डिक्रीज करेंगे। जवाब मिल गया हो तो देखिए इस आंसर को, अगर मैंने लगा दिया है क्लोरीन, देखिए C नहीं है, सारे क्लोरीन ही है, अगर क्लोरीन को लगा दिया तो यहां होगा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट से क्या होता है, द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस अकॉर्डिंगली। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, इसकी, क्योंकि इसका जो H प्लस निकलने के बाद ये इसका H प्लस निकल जाएगा, इसका I नेगेटिव क्या होगा, सबसे ज्यादा सुकून से रहेगा क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज जो एक्स्ट्रा है वो शेयर करने वाले मिल गए। वही नीचे वाले अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इसके दर्द को बढ़ा रहे हैं, इस पे चार्ज को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्लस आई से बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है और इसकी एसिडिटी डिक्रीज हो रहा है। यानी इस पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये H प्लस को बोलेगा तू मुझे छोड़ के मत जा, रुक जा, और जो H प्लस ना दे आसानी से उसी को हम क्या बोलते हैं, खराब एसिड। और जो बोलेगा अरे भाई तुझको जाना है तो जा, मेरे चार्ज को तो शेयर करने वाले मेरे 3 दोस्त हैं, तो ये होगा अच्छा एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये होगा खराब एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मैं टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आऊंगी। टिल देन अच्छे से पढ़िए, सामने एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक।